नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है चर्चा, गपशप और कानाफूसी पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। यूपी की ब्यूरोक्रेसी का कोई मुकाबला नहीं है और मामला अगर भ्रष्टाचार का हो तो इसमें एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ लगी रहती है। योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन अफसरों को जहां मौका मिला वहां उन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया। अब एक ताज़ा मामला इस समय चर्चा में है चिकित्सा शिक्षा विभाग का, जहां के प्रमुख सचिव आलोक कुमार 58 करोड़ की खरीद के मामले में आरोपों से घिरे हुए हैं। मामला यह है कि यूपी सरकार कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों में बच्चों के 100 बेड के आईसीयू बनाए जाने हैं, उसमें वेंटिलेटर और तमाम सारे सामान लगने, उनकी खरीद होनी है। लेकिन मामला तब गड़बड़ा गया जब इस खरीद में एक कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए तमाम नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। आरोप है कि 58 करोड़ 79 लाख की इस खरीद में जो राजकीय मेडिकल कॉलेजों और संस्थाओं को दिया गया, इसमें एक मेसर्स पीओसीटी सर्विसेज लखनऊ की एक कंपनी है जिसकी साठगांठ शासन के अधिकारियों से थी। उसमें मात्र 10 उपकरण ऐसे थे जिनके टेंडर कराए गए, बाकी सारे उपकरण मेडिकल के वो सब पिक एंड चूज के आधार पर इस कंपनी से खरीद लिए गए। क्यों? ये हवाला दिया गया कि चूंकि पेंडेमिक चल रहा है इसलिए ना टेंडर न जेम पोर्टल, बस जो अंतिम खरीद हुई थी उस रेट पर कोटेशन लेकर सीधे मेडिकल कॉलेज अपनी खरीद कर सकते हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रस्ताव डीजीएमई, जहां आज की तारीख में सेक्रेटरी रैंक का आईएएस अफसर तैनात हैं सौरभ बाबू। सौरभ बाबू बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश से बाहर थे, अभी वो हाल ही में लौटे हैं 2-3 महीना पहले। डीजीएमई जब छुट्टी पर चले गए तो उनकी जगह उनको चार्ज दे दिया गया महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा का भी। भाई, इस विभाग के मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो भी बड़े फकीर टाइप के मंत्री हैं और किसी भी आरोपों पर वो बहुत ज़्यादा गंभीर नज़र नहीं आते। लेकिन आलोक कुमार जो अखिलेश यादव की सरकार में उनके पंचम तल में अखिलेश यादव के सेक्रेटरी थे, इस समय जब से वो दिल्ली से लौटे हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बने हुए हैं और उनका ये फैसला दो तरफा है, यानी कि एक ही खरीद में उन्होंने दो तरह की व्यवस्थाएं लागू की, कुछ काम टेंडर से और कुछ काम सीधे। क्यों? इसको करने की ज़रूरत क्या पड़ी? भ्रष्टाचार का यह मामला विपक्षी दल खासतौर से आम आदमी पार्टी के लिए हथियार बन गया है, जिसमें वेंटिलेटर से लेके तमाम सारे मेडिकल उपकरणों की खरीद पर सांसद संजय सिंह लगातार सरकार को घेर रहे हैं। घेरना भी चाहिए क्योंकि विपक्ष का ये काम है और अधिकारी फंसे हुए हैं। आलोक कुमार ने हालांकि सोशल मीडिया के जरिए इसमें सफाई दी, लेकिन एक मामले में दो तरह से खरीद कराने के मामले में अभी सरकार कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। तो कैसे कैसे कारनामे हो रहे हैं कि जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, लोगों को जान बचाने का संकट है, ऐसे में अफसर पैसा बना सकते हैं, दलाल कंपनियों से मिलकर मोटी रकम कमा सकते हैं, दागी और चहेते लोगों पर सरकारी धन लुटा सकते हैं। तो मेसर्स पीओसीटी सर्विसेज पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उसकी जांच के कोई आदेश दिए गए। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो सामान खरीदा गया तो ना तो मेडिकल कॉलेज इसकी जांच कर सकता है, ना डीजीएमई। अब ये भी एक समस्या है कि आप कोई सामान ले रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? तो क्या इस तरह से अंधों की रेवड़ी बट रही है कि सब कुछ अपने में ही गिरा लो? बहरहाल, जो पारदर्शिता की बात करते थे उनके ऊपर से ये नकाब और ये पर्दा हट गया है।
एक कहावत है कि जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। पुलिस महकमे में भी बड़ी विचित्र घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। आजकल ओयो होटल कई सारे मामलों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब इसी के एक मामला उन्नाव जिले के एक सीओ साहब के मामले में सामने आया है। सीओ साहब ने जिले से छुट्टी तो ली थी घर जाने के लिए, लेकिन महकमे के ही एक महिला सिपाही के चक्कर में वह रंगरलियां मनाते पकड़ लिए गए। उन्नाव की बीघापुर सर्किल में सीओ हैं कृपा शंकर कनौजिया। कृपा शंकर जी वहां पर तैनात थे। उन्होंने एसपी से 2 दिन की छुट्टी यह कहकर मांगी कि उनको देवरिया अपने घर जाना है, पत्नी और बच्चों से मिलना है। कोरोना के नाते काफ़ी दिनों से वो जा नहीं पाए हैं। लेकिन सीओ साहब का विभाग के ही एक महिला कांस्टेबल से इश्क चल रहा था, प्रेम चल रहा था, मिलने के लिए तड़प रहे थे। तो इन लोगों ने एक योजना बनाई कि घर के बहाने छुट्टी लेकर चलो कानपुर में थोड़ी मौज मस्ती की जाए। तो सीओ साहब ने बाकायदा एक होटल ओयो का बुक कराया और वहाँ पर अपनी आईडी भी लगाई और महिला सिपाही के साथ सादे ड्रेस में वहाँ पर रजिस्टर में दस्तखत भी किए और उन्होंने कमरा लिया और खूब मौज मस्ती की। उनका एक नग्न वीडियो भी आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। लेकिन ये सब तो ठीक था, मौज मस्ती चल रही थी, किसी को हवा नहीं थी। लेकिन मामला तब थोड़ा गड़बड़ा गया जब सीओ साहब की पत्नी अचानक एसपी आनंद कुलकर्णी से शिकायत करने पहुंची और उन्होंने इस बात की आशंका जताई कि उनके पति का किडनैप कर लिया गया है, क्योंकि वो जो छुट्टी लेकर घर को निकले थे वो घर पहुंचे नहीं। अब पुलिस महकमे में इतने बड़े मामले में कि भाई उनके एक अधिकारी का अपहरण हो जाए, जिनकी पत्नी खुद आशंका जता रही हैं, तो एसपी साहब का भी चौंकना लाजमी था और उन्होंने तेजी के साथ सीओ सिटी के नेतृत्व में, सर्विलांस सेल के अफसरों के नेतृत्व में एक टीम गठित की और कहा कि भाई सीओ साहब को खोजो जल्दी से, कृपा शंकर को गुपचुप, मीडिया को हवा न लगने पावे। लेकिन इस सब से बेफिक्र सीओ साहब होटल के कमरे में एसी की ठंडी हवा खा रहे थे और प्रेमिका की बाहों में झूल रहे थे। उनका बाथरूम का वो नग्न वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश और कहिए देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि सीओ साहब को यह सब पता नहीं था और अचानक उनको पुलिस ने खोज निकाला फील खाना थाना क्षेत्र के उस ओयो होटल से, जहां वो 201 नंबर कमरे में ठहरे हुए थे। कुंडी जब खटकाई गई तो सीओ साहब का पसीना पैर का सर पे आ गया और फिर उसके बाद तो फजीहत होनी ही थी। महकमे ने तो उनको अब निलंबित कर दिया है, लेकिन घर में उनकी जो दुर्दशा होगी और जो बवाल होगा, क्योंकि बीवी है, बाल बच्चेदार हैं और समाज है, रिश्तेदार हैं, अब तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब या तो घर छोड़ें या सबसे अपना मुंह छिपाते फिरें। दूसरी शासन की जांच उनके ऊपर लगी है। तो ये मामला उन लोगों के लिए एक सबक है जो वैवाहिक जीवन में रहते हुए विवाहेतर संबंध रख लेते हैं। खास तौर से पुलिस के अफसर, सरकार के अफसर और सार्वजनिक जीवन में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को इन सब चीज़ों के मामले में बड़ा सतर्क रहना चाहिए। हमारे यहाँ कहा भी जाता है मजाक मजाक में कि भाई करो सब कुछ लेकिन कोई जाने ना। तो सीओ साहब तो फंस गए। अब ईश्वर ही उनका मालिक है। कृपा शंकर पर अब भोले शंकर की अगर कृपा होगी तो शायद ही वो अपनी जान बचा पाएंगे। मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश का डीजीपी बने अभी 1 सप्ताह ही हुआ है, लेकिन उनके आगमन के बाद से 2-3 घटनाएं इस तरह की हो गई कि जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं ब्यूरोक्रेसी में और सरकारी तंत्र में उनके नाम पर चलने लगी हैं। 1987 बैच का यह आईपीएस अफसर जब डीजीपी बना तो उसकी बहुत तारीफ हुई और कहा गया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था पर, भ्रष्टाचार पर और गुंडों पर लगाम लगाने में काफ़ी सक्षम होगा।
लेकिन अभी वो डीजीपी का पदभार संभाले ही थे कि दिल्ली से एक नई खबर आई कि वो केंद्र में डीजी के लिए इम्पैनल्ड घोषित कर दिए गए हैं। तो ऐसे में ये फिर सवाल उठने लगा कि ये क्या हो गया, अभी 2 दिन हुआ डीजी बने और उधर फिर केंद्र सरकार ने उनको डीजी पद पर इम्पैनलमेंट कर दिया। अभी उनकी नौकरी भी करीब 3 साल है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि डीजी साहब यूपी रहेंगे कि केंद्र वापस चले जाएंगे। खैर, ये चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच लाला मनोहर लाल ज्वेलर के एक विज्ञापन ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। यूपी पुलिस के इतिहास में किसी व्यापारिक घराने द्वारा किसी पुलिस अफसर के सम्मान में इतना बड़ा विज्ञापन एनसीआर और दिल्ली के इलाकों में छपवा कर उनके सम्मान में और उनको बधाई संदेश दिया गया, ऐसा कम देखा गया होगा। राजनीतिक हलकों में इसको हालांकि हजम न करने वाला माना गया, लेकिन व्यापारिक घरानों को भी, उद्योग जगत से जुड़े लोगों को भी, सरकारी सेवा के अफसरों को इस तरह से महिमा मंडन करने और उनको विज्ञापन निकालकर बधाई देने से बचना चाहिए। इससे मुकुल गोयल की स्थिति कमजोर हुई और कहा जाए तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। 4 दिन ही हुआ था और इतनी सारी बातें सामने आने लगी। विपक्ष को एक हथियार मिल गया। हालांकि डीजीपी के सामने चुनौती दूसरी थी, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव। और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जिस तरह से लाठी, डंडा, गोली, बम और महिलाओं का चीरहरण तक का आरोप लगा, वो यूपी पुलिस के लिए बड़ा शर्मसार करने वाला था। क्योंकि मुकुल गोयल के नेतृत्व में और यूपी पुलिस को जो वर्दी मिली है, ये उसके इकबाल को अराजक तत्वों द्वारा चुनौती थी। क्योंकि पुलिस के सामने ही इनमें से अधिकांश घटनाएं हुई। ऐसे में ये माना गया कि पुलिस जानबूझकर कार्रवाई करने से बच रही थी। सीतापुर और लखीमपुर के चुनाव के बवाल ने पुलिस के दामन पर काला दाग लगा दिया। और ये कहा जाए तो जो नए डीजीपी थे, उनके सारी हनक को, उनके इकबाल को गुड़ गोबर कर दिया। एक के बाद एक चर्चा और घटनाओं ने डीजीपी को अचानक से नेपथ्य में डाल दिया। वो अचानक से तस्वीर से हट गए और चारों ओर मीडिया में सिर्फ गुंडागर्दी, अराजकता और कहा जाए पुलिस के सिर झुकाकर खड़े रहने की चर्चा शुरू हो गई। तो जो यूपी पुलिस अपने इकबाल के लिए जानी जाती थी, उसका मुखिया भी आने के बाद से चुप है। तो मुकुल गोयल के नेतृत्व में माना जा रहा था कि यूपी इन सब चीज़ों से बाहर निकलेगा, उनके पास लंबा मौका है, वो ठोस कार्रवाई करेंगे। लेकिन नए मुखिया जब से आए हैं, तब से इन सब बवाल और चर्चा के बीच वो सामने नहीं आए। मीडिया में सिर्फ उनके अभी तक डीजीपी हेडक्वार्टर में चार्ज लेने के अलावा और कोई बयान अभी नहीं दिखा। बंगाल में बीजेपी की हार और ममता बनर्जी की जीत ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में विपक्ष को एक ऊर्जा दे रखी है। बंगाल का जो प्रचलित शब्द रहा खेला होई, वो यूपी में खूब चल रहा है। सोशल मीडिया और जिलों में इसको लेकर एक प्रचार वार चल रहा है। पीएम के संसदीय क्षेत्र बनारस से यह काफ़ी तेजी से उभर रहा है। बनारस की दीवारों में और सड़कों पर लगे होर्डिंगों में भाजपा और सपा के बीच खेला को लेकर एक प्रचार युद्ध चल रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने वाराणसी उत्तर में अपने घर की दीवारों पर बाकायदा पेंटिंग कराकर लिखवा दिया है कि 2022 में खेला होई। सपा के इस खेला होई के जवाब में भाजपा के कुछ नेता भी शहर को होर्डिंगों से पाट दे रहे हैं और उसमें ये लिखते हैं कि 2022 में खेला ना होई, सपा के गुंडों और माफियाओं का खेला खत्म हुई। बनारस शहर में इस तरह का पोस्टर एचपी यादव नाम के एक बीजेपी नेता ने लगवाया है। बहुत पहले हमने आपने एक गाना सुना था कि ए राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी,
लेकिन अब लोग उसकी जगह पूछते हैं कि खेला होई कि ना होई। यूपी का चुनाव इस शब्द में भी काफ़ी रोचक होगा। अगर यूपी की वर्तमान राजनीति को देखें तो खेला होई की संभावना कहाँ कहाँ है यह उनके गठबंधन पर निर्भर करता है। अखिलेश यादव के साथ अगर ओम प्रकाश राजभर, अपना दल का दूसरा गुट शिवपाल यादव और महान दल या राष्ट्रीय लोक दल और आम आदमी पार्टी इस तरह के छोटे छोटे दल आते हैं तो वो एक मजबूत विकल्प भाजपा के सामने बनेंगे। भाजपा भी अपने सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल के सहारे है। इसके अलावा वो राजभर को फिर से वापस पाले में लाना चाहती है और उसकी बहुत कुछ संभावना असदुद्दीन ओवैसी के प्रचार प्रसार और उनके टिकट वितरण पर है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ओवैसी की पार्टी वोट कटवा की तरह है और उसके वोट काटने से अखिलेश यादव का नुकसान होगा। तो खेला बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी खेलने की तैयारी है। कांग्रेस अभी अलग लड़ने वाली है, मायावती अलग लड़ने वाली है। विपक्ष के वोटों का जितना बिखराव होगा बीजेपी को उतना फायदा होगा। लेकिन कई बार आंधियाँ चाहे जितनी तेज जलें, अगर खुदा को मंजूर हो तो उसमें भी चिराग जलते हैं। तमाम वोट कट जाएं, तमाम दल, सैकड़ों दल चुनाव के मैदान में कूद जाएं, लेकिन जनता कई बार जिसे जिताने का और जिसे हराने का मन बना लेती है तो वहाँ खेला होकर ही रहता है। जब कोई अफसर लगातार विवादों में रहे और उसके फैसलों पर भी सरकार चुप रहे, कार्रवाई न करे, तो इस पर तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं और लोगों को यह बात रहस्य लगने लगती है कि आखिर उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और उसे इतनी ताकत कहां से मिल रही है। यूपी में नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं रजनीश दुबे। वह लगातार विवादों में हैं और उनके फैसलों से सरकार लगातार घिर रही है, उसकी किरकिरी हो रही है। उसके बावजूद ना तो उन पर कार्रवाई हो रही है और ना ही उनके किसी फैसले को पलटा जा रहा है। ऐसे में कई सारे अधिकारी इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर रजनीश दुबे का इतना तगड़ा कनेक्शन क्या है। रजनीश दुबे के कारनामों की एक नई श्रृंखला बनती जा रही है। विभागीय अफसर छुट्टी लेकर भाग रहे हैं, कोई उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है, हंगामा है, बवाल है, टकराव है, लेकिन सरकार चुप मार कर बैठी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नगर विकास के मंत्री हैं गोपाल टंडन, वो भी आंख बंद किए हैं और पूरा बर्दाश्त उनका रजनीश दुबे पर है। इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है स्थानीय निकाय की निदेशक और आईएएस अफसर शकुंतला गौतम का, जिन्होंने रजनीश दुबे की कार्यशैली से आजी जाकर अब अपनी कुर्सी छोड़कर मेडिकल लीव ले ली है और वो लंबी छुट्टी पर चली गई है। विभाग में चर्चा यह है कि अब वह रजनीश दुबे के रहते वापस नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं कि दुबे का कोई खास नहीं है। इंद्रमणि त्रिपाठी इस समय रजनीश दुबे के सबसे चहेते अफसरों में हैं। लखनऊ के नगर आयुक्त रहते इंद्रमणि ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि आज लखनऊ खुदा पड़ा है, लखनऊ में जल भराव होता है, लेकिन नगर आयुक्त साहब अपना 2 साल कार्यकाल काटकर मौत से चले गए। अब वह फिर इसी नगर विकास विभाग पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटे हैं। रजनीश दुबे के कारनामे विभाग में सबसे पहले तब शुरू हुए जब अवनीश शर्मा ने कई मीटिंगों में अपमान झेलने के बाद विभाग को छोड़ने का ऐलान कर दिया और मेडिकल लीव ले ली। उन्होंने मौखिक तौर पर नियुक्ति विभाग में इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर शर्मा की गाड़ी भी छीन ली गई। ये प्रकरण 3-4 महीने पुराना हो गया, वो आज तक लौटे नहीं। उसके बाद रजनीश दुबे की नज़र सूडा पर टेढ़ी हुई। सूडा में पहले उन्होंने 3 परियोजना अधिकारियों को जो प्रतिनियुक्ति पर थे विभाग से बाहर निकलवाया, वापस उन्हें दूसरे विभाग में भेजा। फिर उन्हीं तीनों को वापस लाने के लिए दबाव बनाया और ऐसी हालत में असमंजस की स्थिति में निदेशक उमेश प्रताप सिंह को
बलि का बकरा बनना पड़ा। उन्हें रातों रात रजनीश दुबे ने विभाग से रुखसत करा दिया। अब उसके बाद अगला नाम आ गया है शकुंतला गौतम का। वो स्थानीय निकाय की निदेशक हैं, आईएएस अफसर हैं, 2006 बैच की हैं, अमेठी और बागपत की डीएम रह चुकी हैं। अब वो अभी तंग हैं रजनीश दुबे की कार्यशैली से। तो अफसर एक, कारनामे अनेक। लेकिन सरकार है कि उसका दिल रजनीश दुबे पर ही आया है। अब उसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? कहते हैं, इस बात की विभाग में बड़ी चर्चा है कि मंत्री ऐसी पट्टी आंख पर बांधे हुए हैं जिसमें उनको गुलाबी रंग के सिवा कुछ नजर आता ही नहीं। तो मंत्री गोपाल टंडन का अपने प्रमुख सचिव रजनीश दुबे के लिए यह प्रेम अथाह हो चला है। और ऐसी हालातों में बस इतना ही कहना मुनासिब होगा इस जुगल जोड़ी के लिए, जुगलबंदी के लिए, कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।